गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अगर हमको आर की एक्सप्रेशन दी है, इट्स फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएट करके। फिर अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट। ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन दिया है तो अगर हमको वेलोसिटी तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, इंटीग्रेट करके। अगर वेलोसिटी है और हमको आर का एक्सप्रेशन चाहिए तो कैसे पहुंचेंगे, इंटीग्रेट करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अलावा देखो बेटा, अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, दिस इज़ अगेन समथिंग वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है और फिर तुमसे कोई पूछे कि इस टाइम पर डिस्टेंस बताओ, तो मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स का टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेशन पूछ रहा है। अगर वेलोसिटी को एक्स के यानी पोजीशन के टर्म्स में दिया है और फिर कोई तुमसे कहे कि इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी, तो दे क्या रखा है, इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी। पूछ क्या रहा है, किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी, यानी वी टी रिलेशन पूछ रहा है। इसी तरह से अगर वी एक्स रिलेशन दे रखा है और ए किसी टाइम पर्टिकुलर पर पूछा, तो मतलब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन तक पहुंचना। यही हम पिछले 2 क्लासेस में सीख रहे हैं और इसी हुनर को थोड़ा और अच्छे से सीख कर वो कॉन्फिडेंस लेना है कि मेंस में, नीट में ये सवाल अभी तक कम से कम एक सवाल हर साल आया है और बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए ये नींव है बेटा। तो इसको सीखना ज़रूरी है, इसीलिए इस साल सिलेबस में नहीं होने के बाद भी ये क्लासेस मुझे लेनी पड़ रही हैं। तो चलो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आप एक एक पॉइंट को गौर से देखोगे, खासकर कंपैरिजन करने का जो मैंने स्ट्रेटजी आपको समझाई है कि जो हम पढ़ रहे हैं वैसा कुछ उससे पहले पढ़ा है तो तुरंत वापस जाकर कंपेयर करना है कि वहाँ क्या केस था, वहाँ क्या किया था। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कूल माइंडेड, हम सब सीख लेंगे। क्यों? बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, पिछली बार एक बहुत ख़ास बात सीखी थी कि एक्सेलरेशन असल में वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होती है। अगर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी में बदलती है टी सेकेंड में, तो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी v2 माइनस v1, ये जो डिफरेंस है ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, डेल्टा v एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। इस खास बात को अगर फील कर पाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि एक्सीलरेशन चाहता है कि वेलोसिटी उसकी तरफ मुड़ जाए। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है ना? तो ये इम्पॉर्टेंट बात सीखी थी और उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू ही काइनेमेटिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखना पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से ये देखते हुए समझेंगे कि कैसे पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से डिफरेंट था। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, राइट? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम. This velocity is initial velocity which is a fixed value. Now the question is that at t equal to 0, particle was at x equal to 0, that is it was at origin and the particle is moving along x axis, that is why you are given this data.
Now velocity as a function of time is given, but question is asking you position, that is displacement with time. तो क्या दिया हुआ है, कैसे समझेंगे इसको? हमें दिया है VT रिलेशन और क्या पता करना है बेटा, RT रिलेशन. अब कैसे दिमाग में आए कि क्या करना चाहिए, तो तुरंत V और R के बीच जो रिश्ता है उसको समझ लेते हैं. V इज dR/dt. ठीक है, तो जब कभी R दिया हो और V पता करना हो तो सिंपल डिफरेंशिएट. लेकिन जब कभी R दिया है, V दिया है और R पता करना है तो आपके पास एक ही तो रास्ता है बेटा कि आप पहले लिखो dR बराबर VDT, ठीक, और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दो, R पता चल जाएगा. तो VT से RT डिफरेंशिएशन, RT से VT इंटीग्रेशन. तो शुरू करते हैं. देखो V इज V0 प्लस GT प्लस AT स्क्वायर, पहले लिख लिया. एंड देन द फॉर्मूला that if you want to know the displacement then you have to integrate V with respect to time. Clear? Since velocity is given in its magnitude form, देखो ij के नहीं है, वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, तो जो हमें मिलेगा वो सिंपली v को यहाँ पर रख देने से आपको डिस्प्लेसमेंट का भी टाइम रिलेशन मिल जाएगा. वेक्टर फॉर्म नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में मिल जाएगा. तो देखते हैं कि कैसे करेंगे. देखो डिस्प्लेसमेंट विल बी इंटीग्रल और आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो यहाँ रख दीजिए. मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर dt किया है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है. तो v की जगह पर आपने जो गिवन था रख दिया और अब ये इंटीग्रल dt V0 के साथ, इंटीग्रल dt GT के साथ, इंटीग्रल dt AT स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या मिलता है. तो जब हमने V0 dt को, तो V0 मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. सो V0 को बाहर ले लिया तो इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा t, और फिर 0 और 1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी. इसी तरह से g को बाहर लिया इंटीग्रेशन से तो इंटीग्रल t dt t स्क्वायर बाई 2 0 से 1 लिमिट. a बाहर लिया, t स्क्वायर क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 और 0 से 1 लिमिट. तो वैल्यूज़ रखोगे जब तुम तो V0 और t की जगह 1 रखोगे तो 1, 0 रखोगे तो 0, तो ये 1 हो जाएगा. इसी तरह से t स्क्वायर की जगह जब 1 रखेंगे और t स्क्वायर की जगह जब 0 रखेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, g 1 अपॉन 2 माइनस 0, तो सिर्फ 1/2 बचा रह जाएगा. a 1 अपॉन 3 माइनस 0, तो a/3 बचा रह जाएगा. तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो V0 g/2 प्लस a/3 था. एंड द 4 options which were given in the answer, one of the option was this one. So this is the answer. Next question and next concept. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं है, हम पहले कर चुके हैं. पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये बताना था कि देखो मेंस में 2019 में जो डिफरेंट टाइम्स पे कई पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, तो हर बार इस क्वेश्चन में, मतलब काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को जगह मिली. सिंपल सवाल है और कितने मार्क्स का होगा ये 3 मार्क्स का, और अगर सही हो गया तो पूरे मार्क्स आपको मिल गए. 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का होता है. तो ये पूरा क्वेश्चन और 4 मार्क्स. कितना इजी है ये देखो तुम. R का एक्सप्रेशन दिया है और जब हमने इसको देखा तो हमने कहा अच्छा R
टाइम पर डिपेंडेंट है, RT रिलेशन दिया है और क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। तो कुछ करना ही नहीं है, आपने तुरंत देखा कि वेलोसिटी मिल जाएगी अगर एक बार डिफरेंशिएट करूं और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो dv/dt यानी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जब पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 15 साथ में 2t, इधर देखो 4 को डिफरेंशिएट किया तो 0, ये तो 0 हो गया। -20t² को डिफरेंशिएट करोगे तो 20 तो अलग रहा और ये 2t, तो क्या मिला 30ti प्लस -40tj। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो अब तो सिंपल, dv/dt इज 30i minus 40j, right? And now at least we should analyze the things where we can, like if acceleration is 30i minus 40j. Now we don't have time here, we don't have x or y here, that is neither acceleration is depending upon time not the space, so acceleration is a constant value. And then they are asking actually magnitude of acceleration, therefore simply x component square plus y component square and you will get 50 meter per second square. So such an easy question. And now we move to the question which actually today I want to explain you. This time see, velocity space relation is given. What is the question? Particle is moving with this velocity. Now velocity is changing when the position of the object is changing along plus x-axis, right? Find speed at t equal to tau. What they are giving you? Velocity position relation. And what they are asking? Velocity time relation. इस रिलेशन के मिलने के बाद तुम टाइम की वैल्यू रखोगे तो v की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमको जब कभी भी इस तरीके से सवाल मिलेगा तो हम सोचना शुरू करेंगे। वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ भी वेलोसिटी है, देखो यहाँ भी वेलोसिटी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों जगह वेलोसिटी तो हो सकती है। यहाँ x है और यहाँ टाइम है, यानी हमें किसे हटाना है, x को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को हटाने का जुगाड़ हमने, और इस स्टेप को ध्यान से देखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये 2 बार आया है। एक बार ये इस तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन नीट में आया है और एक बार ये मेंस में आया है। तो हमने पहले u इज इक्वल टू b√x लिखा और फिर u की जगह हमने कहा कि dx/dt। अब dx/dt कहा तो dt को इधर ले गए और x के सारे टर्म्स एक साथ, तो x के सारे टर्म्स एक साथ dx/√x और b इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट किया तो देखो dx/√x और इंटीग्रेट किया 0 से x के बीच में। x क्या है, जिस टाइम पर इन्होंने पोजीशन पूछी है उस टाइम पर x पोजीशन है। इधर b dt है, इसको इंटीग्रेट किया तो इसको इंटीग्रेट करने में हम 0 से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्टेंस और इनिशियल टाइम कुछ दिया नहीं है, तो हमने मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पर था। तो b dt किया तो 0 से t। t क्या है, वो टाइम जिसके समय इन्होंने स्पीड पूछी है। यहाँ पर हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन में t टाइम पर उसकी पोजीशन x मान ली है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x √x क्या कहलाएगा, देखो x⁻⁻⁴ ऊपर लाएंगे तो x⁻⁻⁻⁻³ हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे मिलेगा, x⁻n+1 अपॉन n+1, दैट इज √x/1/2। सिंपल। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, √x/1/2, 1/2 का 2 ऊपर चला गया और 0 से x लिमिट्स।
इधर b बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रल dt दैट इज टाइम t, और लिमिट्स 0 से टाउ। वैल्यूज़ रखो, तो कैपिटल X रखा जब, तो यहाँ पे x रखा तो रूट x, और 0 रखा तो 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 रूट x। इधर b टाउ, दिस इज टाउ विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड 0 रखने पर तो 0 हो रहा है, तो वो टर्म रहेगा नहीं। अब 2 को इधर ले गए और रूट x को, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया 2 को इधर ले जाकर, तो आपको क्या मिला, x इज़ b2 t2 अपॉन 2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया। अब वापस पहुँचे और कहा कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पीड टी टाइम पर, यानी स्पीड और टाइम रिलेशन। तो हमारे सामने अगर एक्स टी रिलेशन आ गया तो बस अब तो कुछ नहीं करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, v का रिलेशन आ गया, तो dx बाई डी टी इज़ इक्वल टू दैट v विच इज़ रिक्वायर्ड, और डिफ्रेंशिएट अगर करोगे इसको तो b स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर तो अलग हो गया, t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो 2t आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या है जिस पर हमको v निकालना है, टाउ, तो बस v इज़ b स्क्वायर अपॉन, ये 2 से एक 2 चला गया, 2 टाउ, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। x in terms of t is given, and the question is when acceleration of particle is 0, that means you have to find that time when acceleration of the particle is 0, and once you got that time, then actually you have to find velocity of the particle at that time. So actually this is the question which we have already done so many times. From x t relation you just have to find vt relation, but here the problem is that you have to find velocity at that time when acceleration is 0. That means you have to differentiate it first time, then you will get v, then differentiate it again second time, then you will get a, then you keep that a equal to 0 and get the time, and then come back to vt relation and substitute that time in vt relation. सिंपल क्वेश्चन है, मेंस में ही किसी मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल। तो चलो देखते हैं, x इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब सी टी क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन गिवन, एंड इफ यू डिफ्रेंशिएट इट फर्स्ट टाइम देन यू विल हैव a प्लस b as it is and here 2t minus c as it is and 3t square. Now differentiate it again, since a is here as the as a constant, so we will use alpha as the acceleration. So if you differentiate v again, then alpha, that is acceleration, will be dv upon dt, and if you differentiate it again, then a constant, so dA upon dt will become 0. 2bt को देख लो तो 2b अलग हो जाएगा और dt upon dt 1 हो जाएगा, और इधर 3 अलग, c अलग, t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो तो 2t, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। डिफ्रेंशिएट किया, हमारे सामने एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको इक्वल टू 0 रख दें, बिकॉज दे आर आस्किंग दैट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. If you substitute this equal to 0, this equal to 0, then you will get time equal to 2b upon 6c. Now this time you just have to substitute here in place of v. Simple है, जैसे ही आप टाइम की ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे t की जगह, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। And among the 4 options there was the option a plus b square by 3c. Simple question. और कैलकुलेशन आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इतना कैलकुलेशन करके जो भी टाइम लग रहा है वो लगाना पड़ेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज वी हैव डिस्कस दैट वी एक्स रिलेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. सो आई एम गिविंग यू सोल्यूशन, बट डोंट गो बाय द सोल्यूशन आई एम गिविंग. फर्स्ट सॉल्व इट योरसेल्फ. इफ यू फील प्रॉब्लम देन ओनली come to the solution and check out the problem you are facing.
Now this question is from NEET 2016, and just look at the way every year in both the exams the questions based on VT relation, AT relation, RT relation are being asked from kinematics. This question is saying that VT relation is given to you, ABR constant, and you just have to find distance travelled between 1 second and 2 seconds. So as we have already discussed that if VT relation is given and you have to find distance time relation, then just integrate. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? v की जगह पहले dx by dt लिख दो. अब तुम देखो x और t दोनों तुम्हें दिख रहे हैं, dt को इधर ले आओ. dx is equal to at dt plus bt square dt, right? Now integrate it between x1 and x2, because actually we don't know that at 1 second what was the position of the particle. This is something which you have to understand here. So x1 is the position of the object at 1 second and x2 is the position of object at 2 seconds. Then if you integrate it, then you know that the lower limit is 1 second and upper limit is 2 seconds. The same is here. A is constant, so out of integration. B is constant, so out of integration. Integrate करो. T dt t square by 2, t square dt t cube by 2, t cube by 3. और अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे रख दो. 2 रखोगे तो 4 by 2 that is 2. 1 रखोगे तो माइनस लोअर लिमिट 1 by 2. The similar here, 2 cube 8 by 3 and 1 cube 1 by 3. A, B as it is. Now here integral dx will give you x, and when you substitute the lower and upper limit, then you will get x2 minus x1. Now go back to the question. They are asking find distance travelled in the between the 1 second and 2 second. So actually you don't have to find x2, you have to find x2 minus x1. The time distance travelled between x1 and x2. तो x2 minus x1 की वैल्यू सीधे ये आ जाएगी. And this was one of the options among the 4. तो ये क्वेश्चन भी easy ही था. Now again this is something challenging here. Vx relation is given and you have to find ax relation. लेकिन a तो बेटा तब मिलता है जब तुम v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. तो एक्सेलरेशन तो तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मिलेगा, लेकिन v फंक्शन है x का, और ये PMT 2015 का क्वेश्चन है. तो फिर इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है. चलो देखते हैं. सबसे पहले v की जगह dx by dt जो पता है वहाँ से शुरू करते हैं. v की जगह dx by dt रख दिया और उसके बाद हम xt निकालें. क्यों? पहले मुझे v टाइम के रिस्पेक्ट टाइम के टर्म्स में चाहिए, तभी तो a निकालेंगे. और जब v टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा तब a निकालेंगे और सोचेंगे कि ये टाइम को अब कैसे रिमूव करके x को कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते थे कि v की जगह dx by dt रखा और dt को इधर ले गए और x के टर्म को इधर ले आए. ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं जब हमने vx रिलेशन से xt रिलेशन निकाला था. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर -2n ऊपर ले गए तो बेसिकली हमें ये इक्वेशन मिली और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1. Now since they have not given us any clue to find lower and upper limit, तो हमें यहाँ एक प्लस सी लगाना पड़ेगा. जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन वाला क्लास नहीं लिया है, गो बैक टू दैट प्लेलिस्ट मैथमेटिकल टूल्स and find the integration lecture and go through that lecture so that you come to know what is this integration, constant of integration. Similarly, when we integrate b dt, we will have b out of integration and integral dt, that will give you t. And once you got integral dt equal to t,
then again you have to put a constant here, right? Now इस कांस्टेंट को इधर उठा कर ले जाओ, क्योंकि C1 C2 हमारे लिए तो कांस्टेंट है ना बेटा, हमें क्या पता कि C1 क्या है और C2 क्या, तो हम C1 को उठाकर इधर ले गए। C2 minus C1 will also be a constant. Are you getting this logic? तो C2 minus C1 is also a constant, so I have written it as x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1, ये यहाँ रहा, is equal to bt plus C2 minus C1 की जगह एक और टर्म दे देते हैं कांस्टेंट का c, तो यहाँ हमें मिल गया x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1 is equal to bt plus c. Now x to the power 2n plus 1 is 2n plus 1, ये ऊपर ले गए, bt या इसको इधर ही रहने दो, इसको यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं रहने दो, 2n plus 1, कोई फ़ायदा नहीं है उधर ले जाकर, तो x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1 is bt plus c. अब सोचो हमें फाइनली तो एक्सेलरेशन को एक्सप्रेशन में लाना ही है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 अपॉन 2n प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको अगर तुमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसे कैसे करेंगे, मैं इसको कई बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ कि ये x का फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, x का। अगर आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x का फंक्शन x पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोजीशन x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप नहीं जान पाओगे कि ये टाइम के रिस्पेक्ट पे कैसे बदल रहा है। तो आपको क्या करना है, आप नीचे dx लिख दो और आप ये इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट हो सकता है, इसको ऐसे रहने दो, और नीचे dx लिखा था तो ऊपर भी dx लिख दो, और ये वाला dt, ये इससे पहले भी बता चुकी हूँ इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में। तो अब आप डिफरेंशिएट x के फंक्शन को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 2n प्लस 1 एक ऐसा टर्म है जो x पर डिपेंड करता है, तो आप dx के मतलब x के टर्म्स में जान सकते हैं कि ये x बढ़ेगा या घटेगा, तो ये कैसे बढ़ेगा या घटेगा। तो आपने यहाँ x लिखा और लॉजिक लगा के dx नीचे dx ऊपर अपॉन dt। तो जब डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो हमने d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 1 एक्चुअली सीधे कर दिया है हमने। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे देखो तो क्या मिलेगा, 2n प्लस 1 x टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1, यानी सिर्फ 2n बचेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके सीधा x टू द पावर 2n लिख दिया और ये 2n प्लस 1, और साथ में ये dx बाई dt भी यहाँ लिख दिया। इधर डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या मिला, इस टर्म को t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो b मिला, और इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट था 0, तो राइट साइड में सिर्फ b बचा। अब ये दोनों तो गए, आपके पास क्या बचा, x टू द पावर 2n dx बाई dt इज इक्वल टू b। अब हमको सोचना शुरू करना है कि भाई एक्सेलरेशन कैसे लाया जाए। तो हमने कहा कि जब dx बाई dt दिख रहा है तो इसे एक बार और अगर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलो करके देखते हैं डिफरेंशिएट दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे d बाई dt, तो देखो कैसे लिखा जाएगा ये। जब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ लिखोगे d बाई dt और यहाँ भी लिखोगे d बाई dt, तो ये लिखा जाता है d2 अपॉन dt स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है, और ये x इज इक्वल टू, अब फिर वही समस्या, ये तो x का फंक्शन है, ये x के अकॉर्डिंग बदलेगा, और नीचे है t,
तो हमने फिर से इसको कैसे सॉल्व किया, डी बाई डी एक्स, बी तो बाहर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन के और डिफरेंशियल ऑपरेटर से, एक्स टू द पावर -2n, और इस dx को नीचे है तो ऊपर भी dx लिखा और ये वाला dt। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -2nx टू द पावर -2n -1 और साथ में dx बाई dt। तो देखो यहाँ पे वही किया हमने, पहले तो हमने dx नीचे और dx ऊपर, उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ मिला -2nb x टू द पावर -2n -1 और साथ में dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या है, ये तो हमको पता है कि ये क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। dx बाई dt क्या है, b अपॉन x टू द पावर 2n। तो dx बाई dt की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालकर यहाँ पर रख दी, तो हमको फाइनली अपना आंसर मिल गया, विच वॉज वन ऑफ द ऑप्शन। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली ट्रिकी था। इस क्वेश्चन पे मार्क करो कि ये क्वेश्चन तुमको, इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ भी मिलेंगे तुमको उन क्वेश्चंस को न सिर्फ अटेम्प्ट करना है, बल्कि क्योंकि ये ट्रिकी है तो जब रिवीजन करोगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखना है। खासकर वो क्वेश्चन जो कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उस टाइप का क्वेश्चन तो खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी पेपर सेटर उस क्वेश्चन को पुराने पेपर से उठाकर थोड़ा फेरबदल करके वापस दे सकता है।